शाम से रात होने को थी, हरीम का कोई अता पता ना मिला। यूसुफ साहब यूं ही नाकाम वापस लौट आए। इमाद भी नाकाम वापस लौटा था। सलम बेगम का रू रू कर बुरा हाल था। कोई छोटा सा सुराग भी तो नहीं मिला था कि आखिर उसे जमीन खा गई, आसमान निगल गया। यूसुफ साहब अब क्या होगा, मेरी बच्ची जाने किस हाल में होगी, क्या हुआ होगा उसके साथ। वो तो घर से भी निकलते हुए डरती थी, अब जाने कहाँ होगी, ये रात कैसे गुजारेगी मेरी बच्ची घर से बाहर। सलम बेगम फूट फूट कर रो दे। उम्मी प्लीज चुप करें, कुछ नहीं होगा इसे, हमारी दुआएं उसके साथ हैं, इसकी हिफाजत की दुआ मांगे, देखना अब की दुआएं इसकी हिफाजत करेंगी। इमाद ने उन्हें सीने से लगाया। उम्मी सब्र करें, हौसले से काम लें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। दुआ मांगे, माँ की दुआओं में तो बहुत ताकत होती है ना, दुआ मांगे, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए। अस्मा ने उन्हें तसल्ली दी। इस घर पर और घर वालों पर यह रात बहुत बोझल थी, बहुत खौफनाक और घनूनी। अजीब अजीब से वहम और वसवसे सता रहे थे। ये सारी रात दुआएं मांगते गुजरी कि अल्लाह ताला इस नाजुक सी जान को अपने हिफ्स व मान में रखे। वो बेड से उतरकर अब कारपेट पर सहमी हुई सी बैठी थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, सहम कर दरवाजे की जानिब देखती कि कोई आ तो नहीं रहा। कुछ ही देर में उसके अंदेशे सच साबित होने लगे। जब किक की आवाज पर दरवाज खुला, हरीम ने बेतहाशा सहम कर दरवाजे की जानिब देखा। गहरी होती रात, इतनी बड़ी हवेली में इन दहशतनाक मर्दों के बीच वो तनतना। खौफनाक न होती तो और क्या करती, मगर अब तक इसने अपनी हिम्मत और हौसला कायम रखा था। इसे अपने बाबा मम्मा के पास सही सलामत जाना था, उसे अपनी हिम्मत बांधे रखना थी। दरवाजे से एक दरमियाने उम्र की औरत, जो शक्ल से काफी अच्छी और नरम मिजाज की लग रही थी, अब धीमे कदमों से चलती हरीम की जानिब बढ़ी तो वो सहम कर बेसाख्ता पीछे की जानिब सरकने लगी। बीबी जी डरो नहीं, इम्तियाज जल्दी से हरीम के पास आई जिसे जायश ने उसके पास भेजा था। वो हरीम के पास बैठी और उसके सर पर हाथ रखा। काश शक्लों के साथ साथ बेटियों के नसीब भी इतने ही खूबसूरत हुआ करते। इम्तियाज सोच कर रह गई। बीबी ये चादर ओढ़ लो और मेरे साथ बाहर चलो, आपका निकाह है हमारे सरदार जी के साथ। इस औरत ने हरीम के सर पर बम फोड़ा। वो फटी फटी निगाहें लिए इस औरत की जानिब देखे गई, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि वो बोल क्या रही है। वक्त नहीं है बीबी जी, चलो जल्दी चलो। इम्तियाज ने इसके सर पर चादर ओढ़ दी। वो अब होश में आकर जोर जोर से नफी में सर हिलाने लगी। तभी उसकी जान फिर हल्क में अटकी थी जब कमरे के दरवाजे से एक धाड़ उसे सुनाई दी। इतनी देर क्यों लग रही है इम्तियाज, वक्त नहीं है मेरे पास, वो कहता अंदर दाखिल हुआ था। हरीम उसे देख चादर को जोर से मुट्ठियों में जकड़ती अपनी जगह पर खड़ी हुई। बाहर जाओ, उसने आते ही इम्तियाज से कहा तो वो सर हिलाकर तेजी से बाहर निकल गई। हरीम की फिर जान पर बन आई। घर जाना चाहती हो? सरदार ने एक कार्ड खेला। अब की बार लहजा नरम था, मगर यह नरमी भी किसी की बर्बादी थी। हरीम ने इसे देखा और फिर बच्चों की तरह जोर से हाँ में सर हिला दिया। भेज दूंगा, परसों सुबह रफीक तुम्हें घर छोड़ आएगा, मगर अभी जो बोल रहा हूं वो अपनी पूरी रजामंदी से करो, नहीं तो यही सड़ती रहना। तुम्हें बेसमेंट में फेंक कर लाक लगाकर भूल जाऊंगा। भूख प्यास और कीड़े मकोड़ों में तड़प तड़प कर मरना। किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा कि हरीम बेबी सरदार हवेली के बेसमेंट में भूख प्यास से कीड़े मकोड़ों के काटने से मर गई है। तो बोलो फिर क्या करना है? वो बेजारी से बोला, मगर निगाहें उसके चेहरे से हटाना जरूरी नहीं समझा। मुझे घर जाना है, वो कहती फिर से रो दी। सरदार ने नागवारी से इसके आंसू देखे। चलो फिर, मगर इस दौरान तुम्हारी आंख से एक आंसू भी गिरा तो ये आफर खुद ही मुलतवी कर दूंगा, समझी? जायश ने दो टोक अल्फाज में कहते जान बूझकर उसके आगे हथेली फैलाई। हरीम ने एक नजर उसकी सर्द आंखें देखी। डरते झिझकते अपना हिनाई हाथ आगे बढ़ाया। इसका हाथ कांप रहा था। जो धीरे धीरे इसने आगे बढ़ाया। यहां कोई स्लो मो वीडियो नहीं बन रही हरीम बेबी। वो दांत पेश कर आगे बढ़ा, इसका हाथ थामकर बाहर की जानिब चल पड़ा। वो अब चुपचाप अपना बनाए जाने वाला तमाशा देखने गए।
जायश ने इसे नीचे लाउंज में लाकर सोफे पर बिठाया और खुद उसके पहलू में शान से बैठ गया। बाहर निकलने से पहले इसने इसके चेहरे पर पलो गिरा दिया था और अब वो घूंघट के नीचे थी। कारी साहब शुरू करें। जायश के कहने पर कारी साहब ने निकाह की कलिमात का आगाज किया। वो चुप थी जैसे कोई बेजान गुड़िया हो जिसे जब चाहा अपनी मर्जी से तोड़ मोड़ दिया जाए। कब कारी साहब ने इससे इसकी मर्जी पूछी? कब इसने साइन किए? कितना हक महर लिखवाया गया? इसे कुछ खबर न थी। वो तो बस अपनी गोद में धरी हथेलियों को बगौर देखे जा रही थी जिनकी लकीरों में और जाने कितनी जिल्लत, कितनी रुसवाई, कितनी बर्बादी लिखी थी। निकाह खुश असलूबी से हो गया था। इसने बना इनकार किया अपनी पूरी रजामंदी से ये निकाह कबूल किया था। गवाहान और कारी साहब गए तो जायश ने अपनी रेस्ट वॉच में टाइम देखा। इम्तियाज, बीबी को कमरे में ले जाओ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। वो कहता अपनी जगह से उठा था। एक नजर घूंघट में मौजूद इस साकित वजूद पर डाली। इम्तियाज आगे बढ़ी और हरीम का घूंघट पलट दिया। जायश ने इसका बेतासुर चेहरा देखा मगर सर झटक कर दूसरी जानिब मुतवज्जे हुआ। इम्तियाज हरीम को थामकर कमरे में ले गई। वो भी इसके जाते ही हॉस्पिटल के लिए निकला। जानती हो अनाबिया, तुम्हारा मुजरिम अपनी बहन की बर्बादी देखकर पिल पिल अपनी मौत की दुआ मांगेगा मगर उसे मौत नहीं आएगी। वो इतनी अजियत उठाएगा जितनी कि हमने उठाई। मैं इसे इबरतनाक सजा दूंगा। वो अनाबिया का हाथ थामे बैठा सुर्ख नम आंखें लिए उसकी साकित पुतलियां देखे गया कि तभी डॉक्टर रूम में आए। डॉक्टर, क्या प्रोग्रेस है? जायश ने उम्मीद भरे लहजे में पूछा। कोई खातिर खा इम्प्रूवमेंट नहीं है मिस्टर जायश। वही मसला कि एक गहरे गैर मुतवक्के सदी ने उनके दिल और दिमाग में घर कर लिया है। ये इसमें से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। बहुत तकलीफ में है आपकी बहन। डॉक्टर के कहने की देर थी। वो जो इसका ज़मीर उसे लान तान कर रहा था अब उसने इंतहाई बेहिस्सी से अपने कान लपेट लिए थे। काफी देर अनाबिया के साथ वक्त गुजारने के बाद वो सब कुछ बर्बाद कर देने की नीयत से हॉस्पिटल से निकला था। इम्तियाज हरीम को कमरे में छोड़कर जा चुकी थी। हरीम ने आसपास देखा, उसे कोई हल, कोई रास्ता निकालना होगा। यूं हाथ पर हाथ रखकर कुछ नहीं होने वाला था। तभी इसने उठकर कमरे का दरवाजा चेक किया मगर वो बाहर से लॉक था। खिड़कियों में गर्ल थी। एक बालकोनी का दरवाजा था जो दिखाई दे रहा था। वो जल्दी से उसे खोलकर बाहर बालकोनी में निकल आई थी। अंधेरे और रात की गहराई से उसे खौफ महसूस हुआ मगर फिर भी हिम्मत बांधकर हरीम ने तेजी से रेकिंग के साथ साथ चलकर इस उकूबत खाने से बाहर निकलने की जगह तलाश करनी चाहिए। दाएं जानिब बालकोनी से हवेली के मर्दान खाने के कदरे 5 से 6 फुट नीचे छत थी। इसे रेटिंग पार करके इस छत पर उतरने की कोशिश करनी चाहिए कि यह हवेली की बैक साइड पर खुला एरिया था। वो अपनी आखिरी सांस तक इस मुसीबत से खुद को निकालने की जद्दोजहद करना चाहती थी। तभी धीमे से बालकोनी की रेकिंग के बाहर वाली साइड पर पांव रखा। इतनी ऊंचाई देख खौफ से वो सफेद पड़ गई थी मगर ये खौफ इस दरिंदे के खौफ के सामने कुछ नहीं था जिसने महज आधे दिन में ही इसके दिल का तमाम लहू निचोड़ लिया था। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। इस कदर ऊंचाई से गिरकर इसका कीमा बन जाता। जायश हवेली में दाखिल हुआ तो जाने कैसी कशिश थी कि वो तेज कदमों से चलता अपने कमरे की जानिब बढ़ा। इसके जहन में बस इस वक्त यह था कि वो इसे अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। कमरे में आया तो इसका दिमाग खाली कमरा देखकर पूरी तरह घूम गया था। जायश ने तेजी से आसपास देखा। बालकोनी के खिले दरवाजे से इसने जो मंजर देखा इससे इसका दिमाग पूरी तरह खोल चुका था। इससे पहले वो बेवकूफ लड़की इतनी ऊंचाई से गिरकर अपनी हड्डियों का सुरमा बनवा लेती। जायश ने तेजी से आगे बढ़कर उसे काबू किया। इसके मुंह से चैख बरामद हुई और रात के अंधेरे में दूर तक गूंजी। जायश ने इसकी पुश्त अपने सीने से लगाई मगर उसे नीचे की जानिब धकेलने की कोशिश की। वो मुसलसल शोर मचा रही थी। क्या बात है डार्लिंग? सरदार जायश जहांगीर का इतना खौफ कि मुझ जैसे शौहर से बचने के लिए मौत को गिले लगाना मंजूर है तुम्हें? हाँ चिल्लू, ठीक है, मरो तो मेरी भी जान छूटे। वो इसके कान में धाड़ा और उस नीचे की जानिब धकेलने की एक्टिंग की। वो मौत और इस दिन के खौफ से कुछ बोल नहीं पा रही थी। जायश ने से बालकोनी के अंदर खींचा। इसका नाजुक वजूद यूं कपकपाने लगा जैसे ज़लज़लों की जद में हो।
वो जायश के मजबूत बाजुओं के सहारे पर थी। वो उसे छोड़ देता तो भर भरी मिट्टी की तरह इसकी बाहों से फिसलकर जमीन बोस हो जाती। जायश ने इसके लरजते वजूद को बाजुओं में भरा और रूम के अंदर लाकर पांव से बालकोनी का डोर लॉक कर दिया, लाकर उसे बेड पर लुटाया। वो खौफ से आंखें सख्ती से बंद कई थर थर कांप रही थी। जायश की निगाहें इसके कांपते नाजुक वजूद में उलझ गई। अजीब सी उलझन थी, वो कहीं से भी तो नहीं लगती थी कि किसी दरिंदे से इसका दौर दूर तक का ताल्लुक है। वो जितने गम गुस्से में हॉस्पिटल से आया था अब इतना ही पर सुकून था और फुर्सत में बेड के किनारे पर बैठा उसे देखे गया। माथे के बिल्लों का जाल भी कहीं गायब हो गया। बालकोनी में दाखिल होते ही जैसे तमाम एहसासात बदल गए थे, जिन्हें वो कोई नाम नहीं दे पा रहा था। इसके दिल में अचानक इस वजूद के लिए नर्म सा एहसास जागा था, क्योंकि वो जितनी खौफजदा थी, जायश का मजीद इसे टॉर्चर करने का कोई इरादा नहीं था। हाँ, इस वक्त जो नरम गर्म जज्बात इसके दिल में अमलाई लेकर बेदार हो रहे थे, वो उनसे निगाहें चुराने की कोशिश में था, मगर बुरी तरह नाकाम हो रहा था कि अब हरीम ने शीट जोर से मुट्ठियों में दबोच ली। जायश ने इसकी लरसती घनी पलकों को देखा। गुदाज दिलकश वजूद, मनमोहना और मासूमियत भरा चेहरा जिस पर खौफ के साए उसे बेतहाशा दिलकश और पुरकशिश बना गए। जायश बे इख्तियार इस पर किसी गहरे बादल की तरह छा गया था। अपनी शहादत की उंगली से इसकी लरसती पलकों को छुआ, फिर उसकी निगाह भटकी और उसके कपकपाते गुलाबी लबों पर आन ठहरे। जायश ने चाहा हाथ बढ़ाकर उनकी नरमाहट महसूस करे। दिल में आया तो कर भी गुजरा। हाथ के अंगूठे से इसके गुदाज लब सहलाए। अपने ऊपर पड़े इतने वजन से हरीम का दम गठने लगा। कुछ चेहरे के बेतहाशा करीब उन गर्म सांसों की तपिश से इसका चेहरा जैसे झुलसने लगा, और अपने चेहरे पर रेंगने इस जहरीले लम्स से मजीद खौफजदा होकर उसने पिट से आंखें खोले थी। निगाहों से निगाहें टकराईं। हरीम की जिस्म से जैसे किसी ने रूह खींच ली। आज से मौत का फरिश्ता नजर आया था।